गीता जी की बात सुनने के बाद विराट सोच रहा था कि एक माँ तो अपने बच्चों के लिए जाने क्या क्या कर जाती है, लेकिन ये कैसी माँ है जिसने अपनी बेटी का सौदा तो किया ही, इसके साथ ही वह उसे इस हद तक टॉर्चर कैसे कर सकती है। यही सोचते हुए वह गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने देखा मेघा का नाम फ्लैश हो रहा था। विराट इस वक्त इतनी टेंशन में था कि उसे मेघा से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं चाहते हुए भी उसने उसका कॉल रिसीव कर लिया। हे हैंडसम, इतनी रात गए, अब तक जाग रहे हो? लगता है मेरी याद कुछ ज्यादा ही सता रही है। इधर मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। दूसरी तरफ से मेघा की खनकती हुई और इठलाती हुई आवाज सुनाई दी। ओह सट अप, मेरी बटरिंग करके मुझे बहलाना बंद करो। अगर सचमुच तुम मुझे बेइंतहा प्यार करती तो मुझे इन सब झंझटों में फंसाकर नहीं जाती। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी टेंशन में हूँ। विराट ने झुंझलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से बात कर रही मेघा के चेहरे पर भी टेंशन दिखाई देने लगी। सॉरी डियर, मैं तो तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ। वक्त बेवक्त मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर लेती हूँ कि जैसे ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि इस वक्त तुम मेरी बजाय अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ के साथ हो, तो मुझे अपने आप में बहुत ही गुस्सा आने लगता है। मेघा ने विराट को सफाई देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विराट थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर विराट ने मेघा से कहा, काफी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। वैसे भी मुझे सुबह सुबह ही अनु को लेने उसके घर जाना है। विराट के मुंह से अनु का नाम सुनते ही एक बार फिर से मेघा के दिल में टीस सी उठी। इससे पहले कि विराट कॉल कट कर देता, उसने झट से कहा, अच्छी बात है विराट, तुम अनु को लेने उसके घर जा तो रहे हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि वह तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दो और फिर वह खुद को घर की मालकिन और तुम्हारी पत्नी समझने लगे। उसकी बात सुनकर विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर यू जेलस? नो, आई एम नॉट जेलस। लेकिन तुम इन मिडिल क्लास लड़कियों को नहीं जानते। इनकी सातिर निगाहें किसी अमीर पैसे वाले लड़कों पर ही रहती है, जिसे फंसाकर वह सारी जिंदगी ऐसो आराम के साथ जी सके। और यहाँ तो तुमने खुद ही उसे अपने साथ इनगेज कर लिया है। ऐसे में मैं तुम्हें अलर्ट रहने को कह रही हूँ, और कुछ नहीं। मेघा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम गलत सोच रही हो। अनु बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं है। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो दूसरों की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर सकती है। इतना कहते हुए विराट की आंखों के आगे अनु का मासूम सा चेहरा घूम गया। विराट के मुंह से अनु की तारीफ सुनकर मेघा गुस्से से तड़प कर रह गई। उसने बगैर कुछ कहे कॉल कट कर दिया। अब उसे सचमुच इस बात की फिक्र होने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट धीरे धीरे अनु के करीब होता जा रहा है। जरूर वह लड़की बहुत ही चालाक है, तभी तो मासूम होने का दिखावा करके सबको अपने जाल में फंसाती जा रही है। यह जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है। अगर वह बुढ़िया पहले ही मर गई होती तो आज विराट को उसे खुश करने के लिए शादी का झूठा दिखावा नहीं करना पड़ता। अनु के बारे में सोच सोचकर मेघा के गोरे मुखड़े पर क्रोध की लाल लकीरें खिंचाई थी। आंखों में जलन की भावना साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना फोन एक तरफ पटका और दोनों हाथों से अपने सिर को दबाने लगी। उसे ये सोचकर सचमुच घबराहट होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो विराट सचमुच उससे दूर हो जाए। मेघा सोच रही थी कि मैंने तो बस ऐसे ही ये शर्त रख दी थी, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। विराट मुझे बहुत ही प्यार करता है, मेरे सिवा वह किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं किस मनहूस ने उसके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात डाल दी और उसे एक लड़की भी मिल गई। नहीं नहीं, विराट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं अपने जीते जी उसे कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ विराट गहरी नींद में सो चुका था। सुबह उसकी आंख खुलने से पहले ही नौकर उसके कमरे में बेड टी रख चुका था। विराट ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और जल्दी से बेड टी पीकर फ्रेश होने चला गया। वह ऑफिस जाने से पहले ही अनु को वापस ले आना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर जब वह नीचे उतरा तो उसने देखा सुषमा जी पूजा करके आरती कर रही थी। मम्मी, मैं अनु को लेने उसके घर जा रहा हूँ, उसे लेकर आता हूँ।
फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे वापस घर आने में देर हो जाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत आरती का थाल पूजा घर में रखा और खुश होते हुए विराट से बोली, अच्छी बात है बेटा, लेकिन सुन, शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहा है, इसलिए खाली हाथ मत चले जाना। देख, मैंने कल रात को ही नौकर से कहकर मिठाइयाँ और फलों की टोकरियां मंगवा ली थी। ड्राइवर से कहकर गाड़ी में रखवा लो। आप भी कमाल करती हैं माँ, बार बार ये सब करने की क्या जरूरत है? विराट ने बड़ी उपेक्षा के साथ कहा। उसे रात में गीता जी से हुई बात याद आ गई। अब वह सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अनु से बात तो नहीं हो पाई। कहीं मेरे जाते ही अनु की मम्मी वहां फसाद ना खड़ा कर दे। वह किसी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहता था, और क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ को शादी की सच्चाई पता चल जाए और उनके दिल को ठेस लगे। यही सोचते हुए वह वापस अपने कमरे में आ गया और कबर्ड से चेकबुक निकालकर उसने अपने ब्लेजर की जेब में रख ली। वह सोच रहा था कि वहाँ की सिचुएशन देखकर ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। अगर अनु ने उसे चेक देने से मना कर दिया तो फिर ठीक है, वरना जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर वह नीचे उतरा और अपनी मम्मी को प्रणाम करके बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी अनु के घर के बाहर वाली गली के पास पहुंच चुकी थी। उस सकरी गली में गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए ड्राइवर ने वहीं पर गाड़ी रोक दिया और डिक्की से फल और मिठाइयों की टोकरियां उठाकर विराट के साथ अनु के घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो गीता जी ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। वैसे भी वे तो उसी का इंतजार कर रही थी। विराट ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। ऐसा लगा मानो उसी का इंतजार हो रहा हो। विराट ने देखा गीता जी दरवाजे पर खड़ी थी। बात भी सही थी। किशोरी लाल और गीता जी बड़ी बेसब्री से विराट का इंतजार कर रहे थे। तब तक ड्राइवर आगे बढ़कर फल और मिठाइयों की टोकरियां घर के अंदर रख चुका था। कविता और सपना ने जैसे ही विराट को देखा तो खुशी से उनके चेहरे खिल गए। वे दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। अरे, आप वहां क्यों खड़े हैं जीजू? अंदर तो आइए। इतना कहते हुए सपना ने विराट का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। तब तक कविता अनु को बुलाकर ले आई थी। अपनी माँ और विराट को आमने सामने देखकर अनु की डर के मारे हालत खराब थी। वह सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ विराट को खरी खोटी सुना दे। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में याचना के भाव थे, मानो वह अपनी माँ को कुछ कहने से मना कर रही हो। गीता जी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन जब उन्हें कल रात की कही गई सपना की बात याद आई तो खून का घूंट पीकर रह गई। वह डर गई थी और अपने बेटे के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहती थी। इसलिए फिलहाल उन्होंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन किशोरी लाल को तो ये बात नहीं मालूम थी, इसलिए उन्होंने अपना गला खखाड़ते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। बहुत अच्छा हुआ जमाई बाबू जो आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप तो हमारे घर की हालत और मुझे देख ही रहे हैं। मैं तो इसी चिंता में मरा जा रहा हूँ कि इस घर का और मेरा क्या होगा। इस तरह उन्होंने ढके छुपे शब्दों में विराट के सामने पैसे की डिमांड रख दी। गीता जी को तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कल रात की बात सुनकर विराट गुस्सा ना हो। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए अपने पति की बात को गोल गोल घुमा दिया। आप भी कैसी बातें करते हैं जी? लगता है बीमारी की वजह से आपका दिमाग सठिया गया है। भला ये सब बातें जमाई बाबू से करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे जमाई बाबू बहुत ही समझदार हैं। उन्हें भी तो सब कुछ दिखाई ही दे रहा है। वह तो बिना कहे ही हमारी मदद करेंगे। इतना कहते हुए गीता जी ने अपनी खीसें निपोड़ते हुए विराट की ओर देखा। विराट तो सब कुछ समझ रहा था। उसने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से चेकबुक निकाली और उस पर अनु की सैलरी से डबल रकम भरकर चेक काटकर गीता जी की ओर बढ़ा दिया। गीता जी ने जैसे ही विराट को चेक पर सिग्नेचर करते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। परंतु वहीं दूसरी तरफ अनु का चेहरा शर्म से झुक गया था। उसकी आंखों चेहरे पर बेबसी साफ साफ झलक रही थी। गीता जी को चेक देने के बाद विराट ने अनु की ओर देखा। मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस निकलना है, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं आपको घर छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा।
विराट की बात सुनते ही अनु बड़ी तेजी के साथ पलटी और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगी। तब तक सपना विराट के लिए गर्मा गर्म कॉफी तैयार करके ले आई थी। विराट उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए नहीं चाहते हुए भी उसने उसके हाथों से कॉफी ले ली और पीने लगा। आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई है, विराट ने तारीफ की। उसकी बात सुनकर सपना का चेहरा खिल उठा। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ जीजू, कभी तो हमारे घर मेरे हाथों का बना खाना खाने आइए। सपना ने उसे इनवाइट करते हुए कहा। व्हाई नॉट, मैं बहुत ही जल्द आपके हाथों का खाना खाने आऊँगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा तो सपना भी खुश हो गई। तब तक अनु अपना सामान लेकर आ गई थी। जाने से पहले उसने अपने माँ बाप की चरण स्पर्श किए। उसकी आंखें भर आई थी। आप समय पर दवाइयाँ लेते रहिएगा बाबूजी, और हाँ सपना, बाबूजी का ख्याल रखना। इतना कहकर उसने उनके चरण स्पर्श किए और विराट के साथ बाहर निकलने लगी। तभी जैसे विराट को कुछ याद आया, वह पलटा और गीता जी की ओर देखकर बोला, मुझे अपना प्रॉमिस अच्छी तरह याद है आंटी जी। आप सुधांशु से कह दीजिएगा कि वह अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेकर मेरे ऑफिस आ जाए। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। किशोरी लाल और गीता जी जहां अपनी बेटी को जाते हुए देखने के बाद खुश होते हुए चेक में भरी हुई रकम को देख रही थी, वहीं सपना और कविता दोनों के मन भारी हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हे भगवान, मेरी दीदी को जीवन की सारी खुशियां दीजिए, उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और ये नकली शादी असली शादी में बदल जाए। सपना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सुषमा विराज मेंशन। सुषमा जी ड्राइंग रूम में बैठी हुई बड़ी बेचैनी से अपने बेटे और बहू की राह देख रही थी। उन्होंने अपनी नौकरानी राधिया को अपनी बहू के स्वागत की पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया था और खुद भी आरती का थाल लेकर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने पार्किंग में गाड़ी को रुकते हुए देखा तो वह धीरे से उठ खड़ी हुई और आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने बेटे बहू की आरती उतारी और दोनों को भगवान के पास ले जाकर आशीर्वाद लेने को कहा। मुझे देर हो रही है मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, और हाँ, मुझे रात को लौटने में देर हो जाएगी। घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के बाद विराट ने सुषमा जी से ये बात कही और फिर तेजी के साथ बाहर निकल गया। अनु के आ जाने से सुषमा जी की खुशी देखते बनती है। अनु भी हर वक्त उनके पास ही रहती थी। उसने उनकी दवाई और खाने पीने का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। अनु इस वक्त भी सुषमा जी के पास बैठी हुई उनके पैरों में मालिश कर रही थी। तभी अचानक सुषमा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। वे बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरती हुई बोली, भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है बहू। बस एक ही इच्छा है जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। वह समझ रही थी कि सुषमा जी क्या कहना चाह रही हैं, परंतु वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उनकी इच्छा पूरी करना उसके बस की बात नहीं है। मैंने तो अभी अपनी बात भी नहीं कही और तुम किस सोच में गुम हो गई बहू? मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम मुझे मेरे पोते या पोती की शक्ल दिखा दो। मेरे पास शायद इतना ही वक्त बचा है कि मैं सिर्फ अपने पोते या पोती को देख सकती हूँ। उनके साथ खेलने के लिए भगवान ने मुझे वक्त नहीं दिया है। इतना कहते हुए सुषमा जी के चेहरे पर गहरी निराशा के भाव आ गए थे। उनकी आंखों में दर्द झलकने लगा था। इससे पहले कि अनु कुछ और कह पाती, उसने देखा कि सुषमा जी की सांसें तेज तेज चलने लगी थी। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। सुषमा जी की सांसें तेज तेज चलने लगी थी। उनकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर अनु बुरी तरह घबरा गई थी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने लकी को कॉल कर दिया। अनु का कॉल देखकर लकी ने झट से रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से अनु की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मम्मी जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मैं उन्हें कौन से हॉस्पिटल लेकर जाऊं? आप आंटी को लेकर जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चले जाइए। ड्राइवर को एड्रेस मालूम है, तब तक मैं भी वहां आता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और जल्दी से वह भी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। इधर अनु ने जल्दी से ड्राइवर को आवाज़ देकर गाड़ी निकालने को कहा। नौकरों की सहायता से उसने सुषमा जी को कार में बैठाया और जल्दी से सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब तक अनु अस्पताल पहुंची तब तक लकी वहां पहुंच चुका था। उन्हें जल्दी से एडमिट किया गया। लगभग घंटे भर के बाद डॉक्टरों ने आकर कहा कि उनकी हालत अब ठीक है।
घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों ने समझदारी का काम किया है कि सही वक्त पर उन्हें अस्पताल ले आए। तो क्या उन्हें आज हॉस्पिटल में ही रहना होगा? अनु ने डॉक्टर से पूछा। नहीं नहीं, 1-2 घंटे के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है। अब अगर उन्हें घर में फिर से ऐसा हो तो उन्हें ये दवाई दे दीजिएगा। ये बात सुनकर लकी और अनु ने चैन की सांस ली। शाम होते होते तक सुषमा जी वापस अपने घर में थी। अनु की सेवा भावना देखकर उनके दिल को बहुत ही सुकून मिला था। उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया था कि उनके मरने के बाद भी उनके बेटे का ख्याल रखने वाली आ गई है। विराट का ऑफिस। उसकी मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई थी। विराट ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो सोचा क्यों ना मैं लकी से मिल लूं। काफी दिन हो गए हैं उससे मिले हुए। यही सोचकर उसने उसे फोन किया। लकी, कहाँ है तू? अगर तुझे ऑफिस से फुर्सत मिल गई हो तो चलो हम लोग कुछ पार्टी वार्टी करते हैं। सॉरी विराट, मैं इस वक्त ऑफिस में ही हूँ। कल मेरे कुछ क्लाइंट आ रहे हैं, बस उसी के लिए तैयारी करनी है। और हाँ, अगर तू फ्री हो गया है तो सीधे घर चले जाना है, क्योंकि आंटी की तबीयत खराब हो गई थी। इतना कहते हुए लकी ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही विराट के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपना ब्लेजर उठाया और गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी और वहीं पास बैठी अनु उनके पांव दबा रही थी। विराट ने जैसे ही अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश की तो अनु ने इशारे से मना कर दिया। अभी अभी मैंने दवाई खिलाकर इन्हें सुलाया है, इस वक्त उन्हें जगाना ठीक नहीं रहेगा। अनु ने झिझकते हुए विराट से कहा। उसकी बात सुनकर विराट ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल खड़ा होकर सुषमा जी को देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा था कि अनु उसकी माँ के पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी। अगले दिन तक सुषमा जी की तबीयत संभल चुकी थी। आरती और घंटी की आवाज़ सुनकर विराट जब अपने कमरे से बाहर आकर नीचे उतरा तो अनु को पूजा करते हुए देखकर हैरान रह गया। लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में उसका गोरा रंग और निखर गया था। दिए की रोशनी में उसका चेहरा भी चमक रहा था। उसके लंबे गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह बड़ी ही तन्मयता से आरती कर रही थी। वहीं पास बैठी सुषमा जी मुस्कुरा रही थी। अपने बेटे को हैरान देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, तू इतनी हैरानी से क्या देख रहा है? मेरे जाने के बाद मेरी बहू ही तो पूरे घर को संभालेगी और मेरे भगवान की सेवा भी करेगी। अपनी मम्मी के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर विराट भी खुश था। अनु की सेवा भावना को देखकर उसे इस बात का यकीन था कि वह ये सब पूरे दिल से कर रही है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, सुषमा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बड़े प्यार से बोली, सच कहूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज के मॉडर्न युग में भी ऐसी लड़कियां होती है। भगवान के साथ साथ मैं लकी को भी धन्यवाद देती हूँ। उसने बहू के रूप में मुझे साक्षात लक्ष्मी दी है। अपनी मम्मी की बात सुनकर विराट मुस्कुराकर रह गया। अनु एक भली और संस्कारी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को विराट भी जानता था। उसे खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसने उसकी माँ का दिल जीत लिया था। नहीं चाहते हुए भी उसके दिल के किसी कोने में अनु के लिए जगह बन गई थी। घर के नौकर चाकर भी अनु के रूप में भावी मालकिन को पाकर बहुत ही खुश थे। विराट अपनी माँ का हालचाल पूछने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया था। किशोरी लाल का घर 9 बज चुके हैं और ये अभी तक सोया पड़ा है। अरे मैं कहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं तुझे नौकरी के लिए कहते हुए, जमाई बाबू के ऑफिस नहीं जाना है क्या? गीता जी ने अपने बेटे सुधांशु को नींद से जगाकर फटकारते हुए कहा। क्या मम्मी, तुम भी सोने दो ना, अभी तो 9 बजे हैं। इतना कहते हुए सुधांशु ने फिर से चादर से मुंह ढक लिया। अरे मैं कहती हूँ, अब उठेगा भी या लगाऊं तो चप्पल? याद रख, तुम सबके नखरे उठाने वाली इस घर से जा चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये पैसा मिलना भी बंद हो जाए। उसके बाद रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए बैठ जाना। गीता जी ने एक बार फिर से सुधांशु के मुंह से चादर खींचते हुए कहा। वह समझ गया कि अब कोई चारा नहीं है, इसलिए मजबूरन उसे उठना पड़ा। बाहर निकलते ही वह अपनी बहनों पर चिल्लाया, इतनी देर हो गई है और मुझे अभी तक चाय नहीं मिली है। क्या कर रही हो तुम? सुबह से लेकर अब तक कई बार चाय बन चुकी है, पर आप उठे तब तो आपको चाय दूं ना। सपना ने जल्दी से चूल्हे पर चढ़ी हुई चाय को कप में छानते हुए कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा भाव मत खा। और सुन,
मेरे लिए नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देना। मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा। सुधांशु ने अपनी बहनों पर हुक्म चलाते हुए कहा और चाय लेकर वहां से चला गया। मैंने रोटी सब्जी बना दी है, खाना हो तो खा लेना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं इस वक्त आलू के पराठे नहीं बनाने वाली, सपना ने जोर से चिल्लाकर कहा और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। अरे मैं कहती हूँ, भाई के लिए 2 पराठे बना देगी तो तेरे हाथ घिस जाएंगे क्या? याद रख, कल को यही भाई तुझे पूछेगा। गीता जी ने अपनी बेटियों को फटकारते हुए कहा। मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। और हाँ, रहा सवाल पूछने का, तो मैं कहती हूँ कि भैया आप दोनों को ही पूछ ले तो गनीमत है। सपना ने जवाब दिया और अपनी किताबें उठाकर जाने लगी। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाती है। पहले तू भाई के लिए पराठे बना, उसके बाद कॉलेज आएगी, वरना आज से तेरा कॉलेज बंद। इतना कहते हुए गीता जी ने सपना के हाथों से किताबें लेकर फेंक दिया। इससे पहले कि किताबों में आग पकड़ लेती, दूसरी तरफ से आती हुई कविता ने जल्दी से उन सबको उठाया और माथे पर लगाते हुए फिर से अपनी बहन सपना के हाथों में दे दिया। सपना अपनी माँ को गुस्से से घूरकर देखती हुई बोली, आज तो आपने ऐसी गलती कर दी है माँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। मैं अनु दीदी नहीं हूँ जो आपके जुर्म को सर झुकाकर सह लूंगी। इतना कहते हुए उसने कविता का हाथ पकड़ा और कॉलेज के लिए निकल गई। बेटियां, अभी से इनके ये तेवर हैं तो पता नहीं आगे चलकर ये क्या करेंगी। किशोरीलाल चौकी पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। तुम्हारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, इस तरह हर वक्त उन्हें जली कटी सुनाते। अपने पति की बात सुनकर गीताजी का गुस्सा और भड़क गया। उनके नाखून फड़कने लगे। हाँ क्यों नहीं, जब घर लौटकर आए तो तुम उनकी आरती उतारना, मुझसे नहीं होगा। गीताजी का प्रवचन चालू ही था कि तभी सुधांशु वहां आ गया। माँ, मुझे जल्दी से चाय के साथ आलू के पराठे दे दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। नहीं बनाए हैं उसने आलू के पराठे, रोटी सब्जी है, खाना हो तो खा ले वरना जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। गीताजी ने उस पर भी चिल्लाते हुए कहा। सुधांशु सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप खुद से रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता निकाला और चाय के साथ खाकर विराट के ऑफिस के लिए निकल गया। सुधांशु जब विराट के ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि वह किसी काम से बाहर गया है, ऑफिस आएगा ही नहीं। ये बात सुनकर उसका दिमाग भनक गया। मन ही मन विराट को कोसता हुआ वापस अपने घर के लिए निकल गया। विराट जब घर पहुंचा तो काफी देर हो गई थी। आज उसके विदेश से कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे, जिनके साथ होटल ताज में उसकी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद डिनर का भी प्रोग्राम था, इसलिए घर लौटते लौटते काफी रात हो गई थी। अनु ने सुषमा जी को खाना खिलाकर दवाइयाँ देने के बाद उनके सिर और पैरों की अच्छी तरह मालिश कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें गहरी नींद आ गई थी। अनु डाइनिंग टेबल पर बैठकर विराट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने बताया नहीं था कि आज वह देर से आएगा। विराट का इंतजार करते करते वह डाइनिंग टेबल पर ही सिर टिकाकर सो गई। विराट जब घर लौटा तो लगभग 12 बजने वाले थे। डुप्लीकेट चाबी से उसने मेन डोर खोल लिया था। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई, जहाँ अनु कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रही थी। ओह शिट, मैं तो इसे बताना ही भूल गया कि मैं देर से। ऐसा कहते हुए विराट डाइनिंग टेबल के पास गया। सोते हुए अनु बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए थे। कुछ पल तक विराट चुपचाप उसे देखता रहा। फिर न जाने उसके मन में क्या आया, उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अनु के चेहरे पर आई हुई लटों को समेट दिया। विराट के हाथ लगाते ही अनु की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी। आप आ गए? बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। इतना कहते हुए जैसे ही उठने लगी, उसकी साड़ी कुर्सी में फंस गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह गिरने वाली थी कि तभी विराट ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। विराट के छूते ही अनु के पूरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। विराट उसकी हालत देखकर सोच रहा था, कितनी मासूम है ये। अगर मेघा मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को खुशनसीब समझता। अगले ही पल अनु के शरीर में हलचल हुई। वह अपने आप को विराट की बाहों से छुड़ाकर रसोई की तरफ जाने लगी। सुनिए, मैं खाना खाकर आया हूँ। सॉरी, मैं आपको कॉल करके बताना भूल गया था। आइंदा से मेरे लिए इस तरह वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आने में देर हो जाए तो आप सो जाइए। विराट ने एक गहरी सांस लेकर अनु की तरफ देखते हुए कहा और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया।
अनु ने भी कमरे में जाने से पहले एक बार सुषमा जी के कमरे में जाकर उन्हें देखा और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। विराट बिस्तर पर लेटा मोबाइल देख रहा था। तभी अनु वहां आई और बेड पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट और तकिया लेकर सोफे पर सोने चली गई। विराट को ये देखकर बुरा तो लगता था, लेकिन मजबूरी थी। वह इस कमरे में अलग से उसके लिए बेड नहीं लगवा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर हजारों सवाल उठ खड़े होते। विराट ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और खुद भी सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने देखा मेघा का कॉल था। उसने एक नज़र सोफे पर सोती हुई अनु पर डाली, जो आंखें बंद करके या तो लेटी हुई थी या फिर सो रही थी। उसके कमरे में रहते हुए विराट को मेघा से बात करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह सोच रहा था कि इस तरह उसके सामने मेघा से बात करने पर अनु को अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर उसने मेघा का कॉल कट कर दिया और फिर उसे मैसेज कर दिया, सॉरी मेघा, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कमरे में अनु भी सो रही है। कल ऑफिस में जाकर बात करता हूँ। विराट का मैसेज देखकर अनु का दिमाग भना गया। फट रबीस, वह तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? क्या तुम्हारे इतने बड़े बंगले में कोई दूसरा कमरा नहीं है? कमरे तो बहुत हैं, लेकिन अगर वह दूसरे कमरे में गई तो मम्मी के साथ साथ घर के नौकरों को भी शक हो जाएगा। वैसे भी वह बेचारी सोफे पर पड़ी रहती है। मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करूं? मेघा के मैसेज का रिप्लाई देते हुए विराट ने उसे समझाने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी खुद की नीयत खराब हो रही है? ठीक है, कमरे में ना सही, तुम उसे अपने कमरे की बालकनी में सोने को क्यों नहीं कहते? मेघा का मैसेज पढ़कर विराट को बहुत ही बुरा लगा। इंसानियत नाम की भी कुछ चीज़ होती है यार। मैं उसे बालकनी में ज़मीन पर सोने को कहूँ, क्या ये ठीक होगा? विराट ने रिप्लाई किया, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने बेड पर उसे बाहों में लेकर सो जाओ। वैसे भी समाज की नज़रों में तो वह तुम्हारी पत्नी ही है, तो बस मौके का फ़ायदा तुम भी उठा लो। मेघा ने गुस्से से विराट को मैसेज किया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। विराट ने एक बार सोई हुई अनु को देखा और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए मेघा के बारे में सोचने लगा कि मेघा की बात सुनकर विराट को बहुत ही बुरा लगा। उसने सोफे पर सोई हुई अनु को देखा, जो इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी। नींद में भी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। विराट सोच रहा था कि आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई भी लोगों को मार जाती है। अनु अपने परिवार वालों से प्यार करती है, अपने माता पिता का सम्मान करती है। उनकी भलाई के लिए इस लड़की ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मेघा है, जिससे वह दिलो जान से प्यार करता है, लेकिन उसने सिर्फ अपने फ्यूचर और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। विराट अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अनु ने नींद में करवट बदली। करवट बदलने की वजह से उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया था। गहरी नींद में सोई अनु का संगमरमरी बदन देखकर विराट के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, फिर भी उसकी आंखों से वह दृश्य हट नहीं रहा था। उसकी नज़र एक बार फिर से अनु पर चली गई। बेखबर सोई हुई अनु अजंता एलोरा की मूर्तियों से कम नहीं लग रही थी। अपने मन में हो रही हलचल को छुपाने के लिए विराट ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे इस बात का ख्याल आया कि एसी का प्रेशर लो है। उसने तो ब्लैंकेट ओढ़ लिया है, लेकिन अनु को ठंड लग रही होगी। ये सोचकर उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं एसी बंद करता हूँ तो गर्मी की वजह से मैं नहीं सो पाऊंगा। हार कर वह उठा और कबर्ड से दूसरा ब्लैंकेट निकालकर अनु के ऊपर डालने लगा। अनु को भी शायद ठंड लग रही थी, इसलिए जैसे ही उसके शरीर पर कंबल पड़ा, उसने नींद में ही कुनमुनाते हुए उसे समेटने की कोशिश की। इसी चक्कर में कंबल के साथ साथ विराट का हाथ भी पकड़ लिया। अब विराट सोच रहा था कि मैं उसके गालों के नीचे से अपना हाथ कैसे निकालूं। अगर अनु की नींद खुल गई तो वह उसे अपने करीब देखकर क्या सोचेगी? कहीं वह यह न सोचने लगी कि मैं उसकी स्थिति का फायदा उठा रहा हूँ और अपना वादा तोड़ रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने धीरे से अपना हाथ खींचने की कोशिश की। इस बार जैसे ही उसने करवट बदलने की कोशिश की तो विराट ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और जल्दी से बिस्तर पर जाकर सो गया। शुक्र है कि उसकी आंख नहीं खुली, वरना वे क्या सोचती। तभी उसके कानों में मेघा की कही हुई बात गूंजने लगी कि लीगली वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कौन रोकेगा तुम्हें। उसकी बात याद आते ही विराट का मन एक बार फिर से मेघा के लिए खट्टा हो गया। उसने जबरन अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। गुड मॉर्निंग विराट जी। विराट के कानों में जैसे ही ये आवाज़ आई तो उसने अपनी नींद से भरी आंखें खोली। सामने अनु को देखा,
जो उसके लिए बेड टी लेकर खड़ी थी। आप क्यों लेकर आई? किसी नौकर के हाथों भिजवा दिया होता। उसने हाथ बढ़ाकर कप लेते हुए कहा, जब तक इस घर में मैं आपकी पत्नी के रूप में हूँ, तब तक ये मेरी ड्यूटी है। और फिर मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से आपकी मम्मी को हमारे रिश्ते के बारे में शक हो। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा और बेड को ठीक करने लगी। वह चोर नजरों से फुर्ती से काम करती हुई अनु को देख रहा था। 5 मिनट में उसने पूरे कमरे को दुरुस्त कर दिया था। आप ही फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाइए विराट जी। मैंने आपकी पसंद के मेथी के पराठे बनाए हैं। मगर आपको कैसे पता कि मुझे मेथी के पराठे पसंद है? विराट ने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा, मम्मी जी की नज़रों में मैं आपकी पत्नी हूँ, तो उन्होंने अपनी बहू को अपने बेटे की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दिया है। इतना कहते हुए अनु ने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को झुका लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाता हुआ देखकर विराट ने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था, लेकिन उस सपने में तुम्हारी जगह मेघा थी अनु। विराट का ऑफिस। सुधांशु आज भी वक्त पर ऑफिस पहुंच गया था। उसने रिसेप्शन पर जाकर विराट से मिलने की बात कही। आपने सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? रिसेप्शनिस्ट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए सुधांशु से पूछा। मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें कॉल कीजिए और कहिए कि सुधांशु आया है। मैं उनका साला हूँ। सुधांशु ने अपना कॉलर ठीक करते हुए बड़े स्टाइल के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम पारुल था, उसने झट से अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर सॉरी कहा और उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी। थैंक यू। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही खूबसूरत है। इतना कहते हुए सुधांशु ने उसे बड़ी प्यार भरे अंदाज में देखा और अंदर विराट के केबिन में चला गया। गुड मॉर्निंग जीजू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुधांशु ने किसी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन अकड़ाते हुए कहा। आप अंदर आ चुके हैं मिस्टर सुधांशु, विराट ने उसे कहा और फिर अपनी फाइलें देखने में व्यस्त हो गया। सुधांशु थोड़ी देर तक वहीं कुर्सी पर बैठा रहा और पूरे ऑफिस का मुआयना करता रहा। फिर गला साफ करते हुए कहा, तो आपने मेरी नौकरी के लिए क्या सोचा है? सुधांशु की बात सुनकर विराट को याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे सुधांशु को नौकरी देनी होगी। अपने सर्टिफिकेट साथ लाए हो? अब मुझे सर्टिफिकेट लाने की क्या ज़रूरत है? आपको तो मालूम है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। बस उसी हिसाब से मुझे नौकरी दे दीजिए। विराट की बात सुनकर सुधांशु ने बड़ी लापरवाही से अपने पैर हिलाते हुए कहा, ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है कि आए और काम पर रख लिया। जो फॉर्मेलिटी है वह पूरी करनी ही होगी। आप अपना बायोडाटा और सर्टिफिकेट रिसेप्शन पर जाकर सबमिट कीजिए। उसके बाद कंपनी देखेगी कि आपके लिए कौन सी जगह खाली है। विराट ने थोड़ी रूखी आवाज में कहा और फिर काम में व्यस्त हो गया। एक पल के लिए तो सुधांशु को बहुत ही गुस्सा आया। वह एक झटके से उठा और बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पारुल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने गहरी नज़रों से पारुल को देखते हुए मन ही मन कहा, आपने ठीक कहा जीजू, रूल तो सबके लिए एक होने चाहिए। मैं कल ही सारे पेपर लेकर इस हसीना के पास आता हूँ। इतना कहते हुए वह पारुल के पास गया और एक मुस्कान फेंकते हुए बाहर चला गया। क्या हुआ, मिल गई नौकरी? तनख्वाह कितनी है? गीता जी ने सुधांशु को देखते ही एक साथ कई सारे सवाल दाग दिए। बस करो मेरी अम्मा, अभी मुझे नौकरी नहीं मिली है। जीजू ने कहा है कि पहले अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट जमा करो, फिर कंपनी देखेगी कि मेरे लायक क्या काम है। इतना कहकर सुधांशु गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। इस वक्त उसके ख्यालों में पारुल का हसीन चेहरा घूम रहा था। ऐसा कहा उसने? अरे वह कंपनी का मालिक है, उसे भला इन सब चीजों की क्या जरूरत? मैं अच्छी तरह समझती हूँ वह टालने की कोशिश कर रहा है। गीता जी ने अपने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा।